प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के महबूबाबाद में चुनावी रैली के दौरान किया बड़ा दावा। कहा, मुख्यमंत्री केसीआर बीजेपी से करना चाहते थे गठबंधन। उत्तरकाशी पहुंचे पीएम मोदी के प्रधान सचिव पीके मिश्रा। टनल में फंसे मजदूरों से फोन पर की बातचीत। इंटरनल कम्युनिकेशन सिस्टम के जरिए मजदूरों से अंदर के हालात की ली जानकारी। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह, प्रधानमंत्री मोदी के प्रधान सचिव पीके मिश्रा और उत्तराखंड के मुख्य सचिव एसएस संधू ने लिया रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा। दिल्ली एनसीआर के वायु प्रदूषण में नहीं आ रही है कोई कमी। 400 के पार पहुंचा एक्यूआई। दिल्ली के वजीरपुर में सबसे ज्यादा एक्यूआई का लेवल 458 किया गया दर्ज। और भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने राजनीति में रखा कदम। कुछ दिनों पहले चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर से की थी मुलाकात। प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी में हुई शामिल। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। चलो सीधे आपको ले चलते हैं तेलंगाना, क्योंकि तेलंगाना की हम बात करने वाले हैं। वहां पर विधानसभा का चुनाव है, लेकिन उसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से एक बड़ा रोड शो आयोजित किया जा रहा है। सीधे आपको ले चलते हैं। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें फिलहाल आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की ये तस्वीरें आपके सामने। भारी संख्या में लोगों की उपस्थिति यहाँ पर आप देख सकते हैं। और पीएम मोदी हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए उसकी तस्वीर आपके सामने। भारी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हैं पीएम मोदी की झलक पाने के लिए। पीएम मोदी ये मेगा रोड शो यहां पर कर रहे हैं। और क्योंकि अब बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं है, बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है चुनाव को जीतने के लिए। और इस बात का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक के बाद एक लगातार तेलंगाना का दौरा कर रहे हैं। और अगर बीते ही कुछ महीनों को अगर आप देखें, यानी कि सिर्फ अक्टूबर नवंबर महीने की आप बात कर लें, तो 5 से 6 बार दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना का कर चुके हैं। पीएम मोदी के अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, तमाम जो बड़े नेता हैं, सीएम योगी यहां का दौरा कर रहे हैं। और चुनाव प्रचार जमकर किया जा रहा है, क्योंकि अब ये जो चुनाव प्रचार है वो आखिरी दौर में पहुंच चुका है। अब कुछ ही घंटे बाकी हैं और इसीलिए पीएम मोदी लगातार पूरी ताकत झोंके हुए हैं, जिसकी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर पर यह रोड शो किया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये मेगा रोड शो और किस तरीके से पीएम मोदी का जबरदस्त स्वागत लोगों की ओर से यहां पर किया जा रहा है। और पीएम मोदी भी कम नहीं है। पीएम मोदी को भी आप देख सकते हैं किस तरीके से वो जो फूल है, फूल लोगों के ऊपर बरसा रहे हैं। लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। लोग अपने मोबाइल की लाइट को जलाकर अपनी उपस्थिति यहाँ पर दर्ज करा रहे हैं और पीएम मोदी को ये बता रहे हैं कि हम आपके स्वागत के लिए ही स्पेशली यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो पीएम मोदी ये मेगा रोड शो कर रहे हैं और इस रोड शो के जरिए बीजेपी के लिए चुनावी माहौल तैयार करने की कोशिश में पीएम मोदी यहाँ पर लगे हुए हैं। हालांकि अगर 2014 की बात करें, 2018 की बात करें, तो तेलंगाना बीजेपी के लिए कुछ खास नहीं रहा। लेकिन इस बार यहाँ पर जबरदस्त तरीके से बीजेपी ने वापसी की है और बीजेपी मुख्य लड़ाई में आ खड़ी हुई है। और उसकी अगर सबसे बड़ी वजह कोई है तो वो है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनकी ओर से ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां की गई, जनसभाएं की गई और रोड शो भी किए जा रहे हैं। और इसी की बदौलत बीजेपी यहां पर माहौल बनाने के लिए तत्पर दिखाई पड़ रही है और पूरी तरह से माहौल बनाया भी जा चुका है। और इस बात का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि पूरी ताकत बीजेपी ने झोंक दी है। यानी कि जो लगातार जो आप देख भी रहे होंगे, जो चुनावी जो जानकार हैं, या यूं कह लीजिए जो राजनीति के जानकार हैं, वो बार बार इस बात का दावा कर रहे हैं कि मुख्य लड़ाई कांग्रेस और बीआरएस के बीच में है। लेकिन उनको ये नहीं भूलना होगा कि बीजेपी जो है वो इस मुकाबले को बहुत ज़्यादा रोचक बना रही है। और बीजेपी कड़ी टक्कर इन दोनों ही पार्टियों को देती हुई नजर आ रही है। किस तरीके से चुनाव प्रचार चल रहा है और रहा है अब तक का, वो हम सब ने देखा है। एक दूसरे पर छीटाकशी की जा रही है। वार पलटवार का जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है। इसके पहले आपने राहुल गांधी को भी सुना होगा। कांग्रेस पार्टी की ओर से भी न केवल केसीआर को निशाने पर लिया जा रहा है, उनकी पार्टी बीआरएस को निशाने पर लिया जा रहा है, वहाँ की सरकार को निशाने पर लिया जा रहा है, बल्कि बीजेपी को भी कटघरे में कांग्रेस पार्टी की ओर से खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन लोगों की भारी भीड़ बताने के लिए काफ़ी है कि लोगों के ऊपर जो केसीआर की ओर से
कांग्रेस की ओर से, एआईएमआईएम की ओर से, टीडीपी की ओर से, बीएसपी की ओर से, इन तमाम पार्टियों की ओर से जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं उसका असर लोगों के ऊपर नहीं पड़ रहा है और भारी संख्या में लोग यहां पर पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए पहुंचे हुए हैं और पीएम मोदी भी उनको निराश नहीं करना चाहते, नाराज नहीं करना चाहते हैं। यही वजह है कि पीएम मोदी हाथ हिलाकर उन सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए फूलों की बरसात, फूलों की बौछारों के ऊपर करते हुए नजर आ रहे थे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान के बाद अब तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। 30 नवंबर को प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और जिसके लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। सभी राजनीतिक दल तेलंगाना चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, जहां बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा समेत सभी बड़े नेता चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी लगातार तेलंगाना में जनसभा कर रहे हैं और इसी कड़ी में अब प्रियंका गांधी वाड्रा भी मैदान में उतर चुकी हैं। तो दूसरी तरफ सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति यानी कि बीआरएस की ओर से मुख्यमंत्री केसीआर भी लगातार तीसरी बार अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। तेलंगाना में लड़ाई केसीआर और कांग्रेस के बीच नहीं बल्कि त्रिकोणीय दिखाई दे रही है। कांग्रेस, बीआरएस के बाद बीजेपी इस जंग को जोरदार बना रही है और तीनों पार्टियां अपनी झोली वोटों से भरने के लिए एक दूसरे पर कीचड़ उछालने में भी कोई कमी नहीं छोड़ रही हैं। भले ही केसीआर और कांग्रेस अपनी अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है, उससे यह साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश में यानी कि तेलंगाना में इस बार भगवा लहराने वाला है। आज चर्चा इसी को लेकर करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए जरा। जहां राजस्थान चुनाव में कांटे की टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच थी, वहीं तेलंगाना चुनाव में ये कांटे की टक्कर कांग्रेस और बीआरएस के बीच मानी जा रही थी। लेकिन फिलहाल हालात देखकर लग रहा है कि इस बार तेलंगाना चुनाव में बीजेपी भी तगड़ी छाप छोड़ सकती है। बीजेपी अपने प्रमुख नेताओं के साथ प्रचार में टूट पड़ी है। जहां एक तरफ बीआरएस और कांग्रेस एक दूसरे पर तंज कसने और अपनी सफलताओं को गिनाने में व्यस्त थे, वहीं बीजेपी इन दोनों पार्टियों पर जमकर निशाना साध रही है। फिलहाल कांग्रेस और बीजेपी का विशेष ध्यान केसीआर को सत्ता से हटाने पर है और दोनों पार्टियों ने केसीआर को फार्म हाउस की सरकार का नाम दिया है। अब 30 नवंबर तक ये त्रिकोणीय लड़ाई यूं ही चलती रहेगी, लेकिन इस प्रचार और वार पलटवार का क्या अंजाम होगा, ये 3 दिसंबर को ही सामने आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो चलिए अब बिना समय गवाए चर्चा की शुरुआत करेंगे। कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, सबसे पहले उनसे आपका हम परिचय कराते हैं। हमारे साथ मुकेश त्यागी जी बीजेपी की ओर से जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। इसके अलावा हमारे साथ कांग्रेस की ओर से कांग्रेस के नेता विजय कौशिक जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। और इसके साथ ही हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट, राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर अनिल गर्ग जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका अनिल जी। और एक बार फिर से आप तीनों का स्वागत करते हो। सबसे पहले मुकेश जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है तो आपसे मेरा सवाल सीधा यह है, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्योंकि जो तथाकथित राजनीति के जो जानकार हैं, जो राजनीति के पंडित हैं, राजनीतिक पंडित इस बात का दावा कर रहे हैं कि तेलंगाना में मुख्य मुकाबला बीआरएस और कांग्रेस के बीच में है। लेकिन आप उन्हें कैसे बताएंगे, कैसे आप समझाएंगे कि जिस मुख्य मुकाबले की बात की जा रही है कि इन दोनों पार्टियों के बीच में है, उसमें किसी तरह की कोई सच्चाई नहीं है। बीजेपी जो है वो इस मुकाबले को ज्यादा रोचक बना रही है, जबरदस्त बना रही है, जोरदार बना रही है। कैसे बताएंगे सर आप? मुकेश जी। अमित जी, आपको नमस्कार। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ मेरे सवाल पर विजय जी को हंसी, हाँ विजय जी को हंसी आ रही है मेरे सवाल पर, क्यों नहीं आ रही है तो मैं पूछूंगा उनसे। विजय जी अभी शिकस्त के दौर पे गुजर रहे हैं। अचानक पूरे बादल बदल गए हैं, मौसम बदल गया है। अब सीट बेल्ट पहनने का इनका टाइम आ गया है, लेकिन वो सीट बेल्ट फंस नहीं रही है और ये सोच रहे हैं कि हवाई यात्रा में बहुत सफलतापूर्वक जाएंगे। मैं समझता हूँ कि इनका हवाई जहाज जो है बहुत जल्दी गिरने वाला है और भारतीय जनता पार्टी का जो झंडा है वो तेलंगाना में तमाम अटकलों के खिलाफ और झंडा लगने वाला है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसके आधार पे कह रहा हूँ कि आप ये देखिए कि हमारे वहां पर ऑलरेडी 17 पार्लियामेंटेरियंस में 4 पार्लियामेंटेरियन हमारे थे। हमारा जो वोट शेयर था वहाँ 23% था। 2022 में जब हम लोगों ने वहां पर अपना बहुत बड़ा वहां पर हमने सम्मेलन किया था, अगर आपको याद है, तेलंगाना। बिल्कुल बिल्कुल। जो हमारे प्रयत्न हैं वो लगातार चल रहे हैं हम लोग। और देखिए केसीआर जो है वो एंटी इनकम्बेंसी से ग्रसित हो चुके हैं।
उनको उनके ऊपर तमाम ऐसे चार्जेस लग चुके हैं, नेपोटिज्म के चार्ज लग चुके हैं, घूस के चार्ज लग चुके हैं। उनका जो बेटा है वो उसमें संलग्न है। कमलेश्वर जो बांध है वहां पर क्रैक्स आ गए हैं। 1 लाख करोड़ का घपला वहां पे दिखाई जा रहा है। 2 बेडरूम इन्होंने देने का वायदा किया था, वो नहीं दिए हैं। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो कि मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से बांध के अंदर दरारें आई हैं, इस प्रकार से बीआरएस के अंदर भी दरारें आ चुकी। उनकी बेटी जो है कविता, वो भी लिकर स्कैम में फंसी हुई है। अब ये कांग्रेस वाले सोच रहे हैं कि हम शायद इनको हरा देंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि इस त्रिकोणीय में भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है वो बहुत बढ़िया है, बहुत मजबूत है। अभी अमित शाह जी ने कहा कि हम 4% जो मुस्लिम का आरक्षण है हम उसको भी हटा करके जो ओबीसी हैं, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स में उसका वितरण कर देंगे। तो तमाम ऐसी स्कीम है। देखिए, इन्होंने हमारी किसी भी सेंट्रल स्कीम को आने नहीं दिया, और जनता ये जानती है किस प्रकार से जो सेंट्रल स्कीम से जैसे आवास का फायदा हो सकता है। 2.5 करोड़ आवास प्रधानमंत्री ने दिए। इन्होंने अपने आवास के वायदे करने के बाद बीआरएस मुखर गई। उसके बाद आप ये देखिए कि किस प्रकार से हम लोगों ने वहां पर जो हेल्थ स्कीम थी उसको भी इम्प्लीमेंट। तो अब जनता समझ गई है कि वो ठगे जा चुके हैं, लूटे जा चुके हैं। वो जो डालस बनाना चाहते थे वो फ्लड सिटी बन गई है, और कांग्रेस जो है अपनी पीठ थपथपाने में समय व्यतीत कर रही। तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मुकेश जी, मैं एक बार फिर से आपके पास लौटूंगा। और विजय जी, आपको हंसी क्यों आ रही है इसका मैं आपसे जवाब लूंगा, क्योंकि देखिए कांग्रेस पार्टी के नेताओं को हंसने की पुरानी आदत है। हो सकता है मेरे सवाल पर आपको हंसी आ रही हो, आप हंसिए, आपको पूरी स्वतंत्रता है, पूरी आजादी है इस बात की। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता हंस के बीजेपी के ऊपर भी कभी आप इसी तरीके से हंसते थे जब बीजेपी 2 सांसदों की पार्टी थी। लेकिन आज बीजेपी कहां से कहां पहुंच गई और आज दुनिया आपके ऊपर हंस रही है, इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। विजय कौशिक जी, मैं आप ही के पास आ जाता हूं। सवाल मेरा आपसे यह है कि राहुल गांधी बार बार इस बात का आरोप लगा रहे हैं बीआरएस के ऊपर, केसीआर के ऊपर, उनकी सरकार के ऊपर, कि परिवारवाद और भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है इस सरकार के अंदर, प्रदेश के अंदर। और यही वजह है कि आपकी सरकार जाने वाली है, यानी केसीआर की सरकार जाने वाली है, कांग्रेस की सरकार आने वाली है। ये बार बार इस बात का आप दावा कर रहे हैं। यही आरोप बीजेपी जो है वो लगाती है आपके ऊपर, यानी कि बीजेपी और कांग्रेस की ओर से जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सेम आरोप हैं। सवाल मेरा आपसे यह है कि केसीआर की ओर से ये कहा जा रहा है बार बार कि भाई तेलंगाना की जो हालत है इस वक्त, उसके लिए अगर सबसे बड़ा जिम्मेदार कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी की वजह से ये हालत है। देखिए अमित भाई, सबसे पहले तो आप मेरी मुस्कुराहट का कारण पूछ रहे थे जी, तो मैं आपके चैनल के चमत्कार को नमस्कार करता हूं जी, बहुत धन्यवाद आपने मरी हुई भाजपा, जो तेलंगाना में मरी हुई भाजपा थी, न केवल उसको त्रिकोणीय संघर्ष में शामिल कर दिया, बल्कि एक तरीके से उनकी सरकार बनने की भविष्यवाणी भी कर दी जी। तो ये आपका जो जादू है, ये बात अलग है कि भी जनता इस तरह के जादू ड्रामे, ये जो तस्वीरें अभी हम दिखा रहे हैं टीवी पर, ये दिख रही है क्या आपको? नहीं दिख रही? ये तस्वीर देख रहे हैं क्या आप? अरे भाई साहब सुनिए ना, हाँ। आज मोदी जी की सरकार है। 2014 से पहले जो पार्टी देश और दुनिया की सबसे गरीब पार्टी थी, सत्ता में आते ही देश और दुनिया की सबसे अमीर पार्टी हो गई है। पैसा खर्च करके बोलिए कहाँ भीड़ चाहिए आपको? अच्छा, तो इसका मतलब नहीं, तो इसका मतलब राहुल गांधी, इसका मतलब राहुल गांधी की सभा में जो भीड़ आ रही है वो भी पैसों से लाई हुई भीड़ है। प्रियंका गांधी की रैली में, उनकी जनसभा में अगर भीड़ आ रही है तो वो भी पैसों से लाई गई भीड़ है। हाँ अमित भाई सुन तो लीजिए। नहीं, अगर भाई अगर आप नहीं, ये आरोप अगर आप वहां लगाएंगे तो यहाँ भी तो लगेंगे ना। ये तो बस इसका मतलब तो यहाँ नहीं लग सकता ना। अच्छा, क्यों नहीं लग सकता? क्यों नहीं लग सकता? वो यूं नहीं लग सकता ना कि सारी दुनिया को दिख रहा है कि भी पैसा कौन खर्च कर रहा है और किस पार्टी के पास पैसा है। आपको पता है इस चुनाव में 700 करोड़, इस चुनाव में 700 करोड़ कैश बरामद हुआ है, पता है आपको? चुनाव आयोग ने 700 करोड़ रुपए कैश बरामद किया है। 4 राज्यों में विधानसभा का चुनाव हो चुका है। इतना पैसा कहीं से जब्त नहीं किया चुनाव आयोग ने। और उसमें सुनिए, उसमें मैं बताता हूं, पहले मेरी बात सुनिए ना, उसके बाद बोलिए सर आप। उसमें सबसे बड़ी भूमिका कांग्रेस पार्टी की है। कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो वोट की खातिर लोगों में पैसे बांट रहे हैं, पता है आपको ये बात? अरे आपने कह ली ये बात, अब बोलिए आप। ये मोदी सरकार है। मोदी जी ने अपनी एक जनसभा में कहा था मेरे साथी सीबीआई और ईडी, तो वाकई सीबीआई और ईडी के माध्यम से किसी के पास भी कुछ भी रिकवर दिखा सकते हैं। आपकी जेल से अफीम भी बरामद हो सकती है। याद रखना, इस देश में माहौल इस तरह का चल रहा है और इस बात को देश की जनता मानती है। और मैं ये कह रहा हूँ, जिस तेलंगाना में
खुद भाजपा अपने आप को कहीं नहीं मानती, आप उसे कहां से खड़ा कर देंगे तेलंगाना के अंदर। अच्छा, भाजपा ने पहले ये निर्णय लिया कि भाई भाजपा के पास तो कैंडिडेट भी नहीं थे, ये स्थिति थी। भाजपा इस चुनाव को कतई नहीं लड़ना चाहती थी क्योंकि वहां कुछ है ही नहीं, मोदी जी जाना ही नहीं चाहते थे। लेकिन फिर इन्हें जानकारी मिली कि भाजपा के चुनाव न लड़ने से एक तरफा मामला कांग्रेस का है, अगर भाजपा लड़ेगी तो वोट बटेंगे। सर, कांग्रेस ने 2 महीने पहले तैयारी शुरू की है, कांग्रेस ने 2 महीने पहले तैयारी शुरू की है और बीजेपी 2018 से लगातार वहां पर लगी हुई है और 2020 के बाद तो जो रफ्तार पकड़ी हम सबको पता है। सर, बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी वहां पर हुई थी, आपको पता होगा। देखो अमित भाई, हाँ, मुझे ये बातें बर्दाश्त नहीं है जी। आप सवाल करो, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। तो सर, मैं काउंटर करने का अधिकार तो मुझे है ना सर? नहीं, मुझे काउंटर करने का अधिकार तो है ना सर? अगर आप कोई बात गलत बोल रहे हैं तो आपकी बात को सही तो करूंगा ना मैं। मेरी बात पूरी हो जाने दें, फिर आप खूब काउंटर करते रहें। बोलिए आप। मैं आपको ये बात पूरी ईमानदारी से कह रहा हूँ कि तेलंगाना में भाजपा ना तो थी ना है। भाई मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, वो कहीं जंगल में भी जाएंगे ना तो भी उनके साथ 1500 का हमला होगा, सरकारी हमला तो 1500 लोगों का उनके साथ वैसे ही चलता है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। ठीक है, सभी राजनीतिक पार्टियों को उनके अपने हक हैं चुनाव मैदान में उतरने के और ईमानदारी से पूरी लड़ाई लड़ने के, लेकिन बीजेपी यहाँ इस राज्य में चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ रही। अच्छा, उसका मकसद केवल एक है, वो केवल कांग्रेस को हारते हुए देखना चाहती है। इसके लिए चाहे जो तेलंगाना प्रदेश का कोई भी राजनीतिक दुश्मन है या वहां की जनता का दुश्मन है या जिसने अपनी नीतियों से वहां के प्रदेश का बेड़ा गर्क कर दिया, उन लोगों को भी जिताने में विश्वास रखती है भाजपा। क्योंकि मकसद उसका देश का प्रदेश से कोई लेना देना नहीं है मोदी सरकार का। वो तो एक ही सपना देखते हैं सोते जागते कि कांग्रेस मुक्त भारत, और इसके लिए वो गांधी परिवार को भी मिटाना चाहते हैं, राजनीतिक रूप से भी सामाजिक रूप से भी। ये बात अलग है कि लेकिन पीएम मोदी तो कह रहे हैं, पीएम मोदी तो ये कह रहे हैं, भाजपा विजय जी, पीएम मोदी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को वोट देने का मतलब है क्या बीआरएस को वोट दे रहे हैं? ये एक दूसरे के पूरा के दोनों पार्टी किसको भी देखिए। हाँ, मोदी जी ने खुद खुलासा किया है एक जनसभा में कि केसीआर के जो नेता हैं जो उनके साथ गठबंधन करना चाहते थे, यानी कि केसीआर पार्टी भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बनना चाहती थी। इसी तरीके से ओवैसी राजनीतिक तौर पर बीजेपी के एजेंट नंबर 2 हैं। तो देखा जाए तो बीजेपी और केसीआर जो कि बीआरएस के नाम से लड़ रही है और ओवैसी की पार्टी ये आईआईएम, ये सब आपस में मिले हुए हैं। इनका मकसद एक ही है, कांग्रेस को हराना। वहां की जनता इस बात को समझ चुकी है, इसलिए इस सीधे मुकाबले में कांग्रेस भारी बहुमत के साथ जीतने जा रही है। हाँ, मुकेश जी जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद मैं अनिल जी के पास जाऊंगा। जल्दी से जवाब दीजिए। वो जो आरोप लगा रहे हैं उनका ये कहना है कि हाँ, पीएम मोदी ने आज ये बड़ा बयान दिया, ये बात सही है कि हाँ बीआरएस जो हमारे साथ गठबंधन करना चाहती थी। स्टेटमेंट दिया कि ये आए थे, केसीआर आए थे दिल्ली और 40 मिनट की मीटिंग हुई थी प्रधानमंत्री से और उन्होंने बहुत हाथ जोड़े कि हमको एनडीए का हिस्से बना लो, लेकिन प्रधानमंत्री ने साफ कह दिया, और मैं आज आपको बता दूं, ना तो हम इनके साथ कोई गठबंधन करेंगे, ना है और कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये भ्रष्ट पार्टी है, ये तुष्टीकरण में लगी हुई है। नहीं, चुनाव बाद अगर ऐसी कोई परिस्थिति बनती है तो नहीं करेंगे हम लोग। हम इनके साथ कोई गठबंधन नहीं करेंगे। क्यों? और ये जो इस प्रकार के कांग्रेस वाले बेबुनियाद लांछन लगा रहे हैं, प्रधानमंत्री ने आज सफा कर दिया, केसीआर चाहते थे एनडीए में आना, क्योंकि उनकी जो है बीआरएस जो बनाई थी वो राष्ट्रीय, एक उनकी भी एक उम्मीद थी कि मैं भी राष्ट्रीय नेता बड़ा बन जाऊं। उस समय तो मोदी जी ने इस बात का खुलासा नहीं किया था कि भी केसीआर इसलिए आए, यानी कि नहीं तो अभी अरे तो ये कोई जरूरी है खुलासा कर रहे हैं? नहीं, कोई जरूरी है खुलासा उसी समय करना चाहिए, जिस समय मौका होगा उस समय खुलासा होगा। और जब हम आपसे कह रहे हैं कि हमारा हम आपका आप लोग, अरे विजय जी, आप लोग गठबंधन, मुझे तो लग रहा है बीआरएस आपका हो चुका है बीआरएस के साथ कि कल कोई जोड़ तोड़ की अगर राजनीति की जरूरत पड़ी तो आप एक दूसरे का हाथ पकड़ लेंगे, लेकिन हम बीजेपी वाले वहां पे हाथ किसी का नहीं पकड़ने वाले। नहीं, अपनी ताकत। विजय जी उन्होंने तो स्थिति साफ कर दी है कि भाई चुनाव के बाद भी अगर ऐसी कोई परिस्थिति बनती है तो हम बीआरएस से हाथ मिलाएंगे नहीं किसी भी सूरत में। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी इसको कंफर्म कर पाएगी? क्या कांग्रेस पार्टी इस पर कुछ कह पाएगी क्या? हाँ, बोलिए। हाँ, मुकेश जी सुन लेते हैं। हाँ, बोलिए। हमारी सीधी सी आइडियोलॉजी है, अगर आपने देखा हो 5 राज्यों के चुनाव में हमने किसी के साथ कोई गठबंधन
नहीं किया। तो न चुनाव पूर्व कोई गठबंधन है इन दलों के साथ विधानसभा स्तर पर, और ना ही होगा। और चुनाव के बाद नहीं बोला आपने, चुनाव के बाद, मैं चुनाव के बाद की बात कर रहा हूँ। चुनाव के बाद भी नहीं होगा। हाँ, ये बोलिए ना आप। हाँ ठीक है, हम अपने दम पर। और मेरी भविष्यवाणी है, ये करेंगे, ये उनके साथ ऑलरेडी पैक्ट कर चुके हैं, ये तेलंगाना की जनता को मिलकर के चलना। चंद्रशेखर राव के साथ बात हो चुकी है क्या? हमने तो मना कर दिया है साफ। नहीं, वो तो मना कर रहे हैं ना, उन्होंने बताया कि हाँ बात हुई थी, आए थे हमारे पास। ठीक है, चलिए मैं आप दोनों के पास लौटूंगा, अनिल जी मैं आपसे जानना चाहूंगा। ठीक है, नहीं आप दोनों की तो ये चलता रहेगा, ठीक है, लेकिन अनिल जी बताएंगे ना स्थिति पूरी तरह से। अनिल जी आप बताइए, मौजूदा हालात क्या कह रहे हैं? तेलंगाना के अपने अपने दावे हैं, बीजेपी के अलग दावे हैं, कांग्रेस के अलग दावे हैं, बीआरएस के अलग दावे हैं, AIMIM के अलग दावे हैं, लेकिन किसके दावों में आपको कितना दम नजर आ रहा है? और इसी के साथ सवाल मेरा आपसे ये भी है, जो विजय कौशिक जी कह रहे हैं कि बीजेपी तेलंगाना में ना 3 में है ना 13 में, ये जबरदस्ती आप इसको बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पे BIS और AIMIM का तो प्रवक्ता कोई बैठा नहीं है, इसलिए अभी उसकी चर्चा बाद में करते हैं। अभी तो भाजपा और कांग्रेस के साथ ही बैठे हैं जी। अभी ये जो दावे कर रहे हैं कि पोस्ट इलेक्शन हम उसके साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे, मुझे लगता है कि ये दोनों साथी हमारी स्थिति में नहीं है कि ये कोई दावा कर सके, क्योंकि इनको भी ठीक से नहीं मालूम आगे क्या होगा, बिल्कुल सही, कैसी स्थिति बनेगी और कैसे होगा, क्योंकि आला कमान क्या करेगा वो इनको पूछेगा भी नहीं, बताएगा भी नहीं। एक बात। दूसरी बात, अभी विजय कौशिक जी ने जो दावा किया कि भाजपा वहां 3 और 13 में नहीं है, ये दावा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2018 के जो चुनाव हुए थे उसके जो नतीजे थे, जो आंकड़े थे, वो आंकड़े विजय कौशिक जी को सपोर्ट कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि एक सीट जीतने वाली पार्टी अभी सत्ता के आसपास कैसे पहुंच सकती है। बात तो ठीक है, लेकिन अगर आंकड़ों का ही खेल खेला जाए, देखा जाए, 1984 में भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पे जीती थी सिर्फ। हाँ, और मैं बता चुका हूँ ये बात। उसके बाद 89 आते आते 50 बार विजय जी मेरी बात पर जब हंसे तो मैंने बताया उनको ये बात। हाँ, और 99 आते आते वो परमानेंट सरकार में आ गई। तो आंकड़े कभी भी बदलते हैं, आंकड़े कभी भी आपको सच्ची गवाही नहीं देंगे। अगर आंकड़ों पे जाए तो हैदराबाद म्युनिसिपल कमेटी के जो 2020 में चुनाव हुआ, 1/3 सीटें जीती भारतीय जनता पार्टी ने। बिल्कुल सही बात है। तो अगर आंकड़े देखा जाएगा तो आंकड़े तो ये भी कहते हैं कि आंकड़े में अगर कोई भी पार्टी उसका कार्यकर्ता मेहनत करेगा तो आंकड़े बदल सकते हैं। एक बात। दूसरी बात, अगर आंकड़ों पे जाएंगे तो 2018 के चुनाव में BRS के मुकाबले सिर्फ 16% सीटें जीत पाई थी कांग्रेस। तो सिर्फ 16% जीतने वाली पार्टी, सिर्फ 19 सीट जीतने वाली पार्टी 120 में से कैसे दावा कर सकती है इस बार हम 60 सीटों से ज्यादा जीत जाएंगे? अगर आंकड़ों की बात करें, मैं आंकड़ों की बात कर रहा हूँ, मैं जीत हार की बात नहीं कर रहा हूँ। तीसरी बात, ये 2 पार्टियां जो बिल्कुल मिली हुई है आपस में, जिनका गठबंधन हो या ना हो, दोनों एक दूसरे की पूरक है, वो ये बहुत क्लियर है कि BRS और AIMIM ये दोनों पार्टियां एक दूसरे की पूरक है, इसमें कोई शक नहीं। आप ये देखिए, ओवैसी जी की पार्टी पूरे देश भर में सभी राज्यों में जहां जहां मुस्लिम थोड़ा सा भी बहुमत रखता है वहां अपने उम्मीदवार खड़ी करती है। यहाँ 45 सीटें ऐसी है जहां मुस्लिम बाहुल्य है तेलंगाना में, तो वो सिर्फ नो पे क्यों लड़ रही है? वो इसलिए सिर्फ नो पे लड़ रही है क्योंकि BRS से उसका अघोषित समझौता है। वो चाहती है कि हमारी 7 सीटें 8 सीटें हमारी सुरक्षित हो जाए और उसके बाद बाकी सीटें BRS जीत जाए, ताकि हमारा भी राज चले और BRS का भी राज चले। वो तो एकदम क्लियर है। अब बात है कि BRS AIM भाजपा के साथी है, कांग्रेस के साथी है। तो अगर इसमें देखा जाए तो आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, KCR सबसे पहले वो नेता थे, विपक्षी नेता, जिन्होंने विपक्षी एकता की बात की थी, जिन्होंने तेलंगाना छोड़ के पूरे भारत का भ्रमण किया था कि मेरे झंडे के नीचे सब आ जाओ, हम भाजपा को पटखनी देंगे। तो अगर वो भाजपा को पटखनी देने निकलने वाले सबसे पहले नेता थे, तो वो भाजपा के साथी कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले शुरुआत तो उन्होंने की थी ना। एक बात। दूसरी बात, जितने भी भाजपा के एनडीए को छोड़ के जितने बाकी दल हैं, वो सभी आखिरकार वो कांग्रेस के साथी बनने वाले हैं, चाहे वो पार्लियामेंट्री चुनाव के समय बन जाए, INDIA का हिस्सा बन के, या फिर पोस्ट इलेक्शन बन जाए। भाजपा के साथ तो जाने वाले नहीं अगर भाजपा के खिलाफ लड़ रहे हैं तो ये कहना तो बिल्कुल अलग हो जाएगा। BRS AIM भाजपा के साथी है। मेरा ये मानना है यहाँ में मुख्य मुकाबला 3 पार्टियों में है, BRS, कांग्रेस और भाजपा। आंकड़ों को एक तरफ रख दीजिए, भाजपा ने पिछले 5 सालों में बहुत मेहनत की है वहां पे। कांग्रेस वहां पे चिर परिचित पार्टी है, वो पहले सत्ता में थी, बाद में धीरे धीरे विपक्ष में आई, वो अपना वजूद वहां रखती है।
और बीआरएस तो सत्ता में है ही है, और पिछली बार तो इतने बड़े बहुमत, करीबन 3/4 बहुमत से जीती थी। तो 3 पार्टियों में सीधा मुकाबला है, और इसमें खोने के लिए अगर किसी के पास कुछ है तो सबसे कम खोने के लिए भाजपा के पास है, जिसके पास मात्र 1 सीट थी। बिल्कुल सही बात। उसके बाद कम खोने के लिए कुछ है तो कांग्रेस के पास है, जिसके पास 19 सीट थी। और सबसे ज्यादा खोने के लिए किसी के पास है तो वो है बीआरएस पार्टी, क्योंकि सबसे ज्यादा जीती थी। उसी को एंटी करप्शन का झेलना पड़ेगा, उसी को एंटी इनकम्बेंसी झेलना पड़ेगा, उसी को भ्रष्टाचार झेलना पड़ेगा। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल, मैं लौटूंगा आपके पास समय अगर बचेगा तो। लेकिन विजय जी, अगर इसी बात से आप कंपैरिजन कर रहे हैं कि भाई 2018 में 1 सीट मिली बीजेपी को और 2014 में 5 सीटें मिली, अगर उसी का आकलन आप कर रहे हैं तो उस हिसाब से तो यूपी में भी आपको कितनी सीटें, 2 सीटें आपके पास, अगर उसी हिसाब से आप अमित भाई, हाँ सुनिए ना, हाँ अमित भाई जी, ये आंकड़ेबाजी का खेल तो भाजपा खेलती है, क्योंकि सत्ता में है जो मर्जी। अभी आप आंकड़ों में बोल रहे थे, अभी आंकड़ा आप ही तो रख रहे थे सर, आंकड़ा आपने रखा। मैंने कौन सा आंकड़ा रखा आपके सामने? मैंने आपसे कहा तेलंगाना के चुनाव में बीजेपी कहीं नहीं थी, ना है और ना ही होगी, चुनाव के बाद भी हो जाएगा। ये तो जब मोदी जी और भाजपा को ये लगा कि भाई कांग्रेस वहां पर एक तरफा जीत हासिल कर रही है, तो इन्होंने कहा कि नहीं, कांग्रेस मुक्त भारत तो इनका सपना है, मोदी जी का और भाजपा का। इसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, इसके लिए किसी भी अपने विरोधी को गले लगाने के लिए तैयार हैं, उसे जिताने के लिए तैयार हैं। इसलिए भाजपा इस चुनाव में कूदी और वहां पर हजारों करोड़ रुपए भाजपा द्वारा बहाया गया है, ऐसी जानकारियां मिली हैं। ठीक है, ठीक है, चुनाव आयोग वो तो चुनाव आयोग का काम है, वो चुनाव आयोग अपना काम बखूबी कर भी रहा है। और उसमें बीजेपी का, देखिए मैं कोई बीजेपी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, ना बीजेपी का मैं प्रवक्ता हूं, लेकिन चुनाव आयोग की ओर से जो जानकारी दी गई है उसमें कांग्रेस और बीआरएस के लोग पाए गए, उसमें बीजेपी का एक भी लीडर नहीं पाया गया है। जो 700 करोड़ कैश की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है मुकेश जी, जल्दी से आखिरी कमेंट आपका, जल्दी से 10 सेकंड। देखिए जो राजनीतिक विश्लेषण ने कहा बिल्कुल सही कहा। देखिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में हमारे 48 150 में से आए थे और बीआरएस के कितने आए थे? 56। हम बिल्कुल उनके निकट थे, तो हमारी जड़ें वहां पे बहुत मजबूत है। हमारी एमएलसी में भी रिप्रेजेंटेशन है, पार्लियामेंट में भी रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है अनिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, अनिल जी जल्दी से फाइनल कमेंट आपका। अमित जी एक बड़ा मुद्दा इस चुनाव में यह है मुस्लिम रिजर्वेशन का, जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि मुस्लिम रिजर्वेशन को जो ओबीसी के नाम पे मुस्लिम को दिया जा रहा है स्पेशली, उसको कैंसिल करके सीधे ओबीसी को देंगे। तो ये बड़ा मुद्दा है जो सर चढ़ के बोलने वाला है, और ये मुद्दा करिश्माई मुद्दा हो सकता है। ठीक है विजय जी जल्दी से, नहीं तो आरोप लगा देंगे कि मुझे मौका नहीं दिया, फाइनल कमेंट का सबको दे दिया। हाँ बोलिए। नहीं भाई साहब, नहीं बोलिए, आप लेकर मुझे कोई शिकायत नहीं है। हाँ बोलिए। मैं केवल कांग्रेस पार्टी की तरफ से यही कहना चाहूंगा जी, निश्चित तौर पर जनता अपना भला बुरा समझती है। हमने जो अपनी नीतियां उनके आगे रखी हैं, जो वायदे उनके साथ किए हैं राहुल गांधी जी ने, हम उन्हें हर हाल में पूरा करेंगे और वहां हमारी सरकार बनने जा रही है। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद आपका अनिल जी, आपका विजय जी, आपका मुकेश जी, आपका बहुत धन्यवाद एक बार फिर से इस चर्चा में शामिल होने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है जो आज हम पूछ रहे हैं कि मोदी की यारी किस पर भारी, क्योंकि बार बार आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की ओर से, राहुल गांधी की ओर से ये कहा जा रहा है कि मोदी जी जो हैं वो कभी ओवैसी के साथ उनका नाम जोड़ते हैं बीजेपी का, कभी केसीआर के साथ उनका नाम जोड़ते हैं। तो अगर वाकई में ऐसी यारी कोई है जो कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है, तो ये मोदी की यारी किस पर भारी पड़ने वाली है, इंतजार करते हैं। 3 दिसंबर को नतीजे हम सबके सामने होंगे, लेकिन उसके पहले 30 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। अब किसके दावों में कितना है दम, इसके लिए इंतजार करना ही पड़ेगा। फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। नमस्कार।